मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है फाहमी। अच्छा, पता नहीं इसका क्या होता है, मेरे जो है ना वो इंटरनेट कल से इसी टाइम पे आके डिस्कनेक्शन का मसला फेस करता हूँ मैं। डिस्कनेक्ट होता है थोड़ी देर के लिए और फिर दोबारा जो है वो इंटरनेट जो है वो चल पड़ता है, लेकिन उस दौरान मेरा जूम का सेशन फेल हो चुका होता है। तो बहरहाल मैं मैं फिर यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। एनीवेज, न्यू रूल की हम बात कर रहे थे, आपने शायद देख लिया था, मैंने आपको ये विंडो दिखाई थी। जी हाँ, इधर क्या कह रहे हैं आप? ये जो न्यू रूल की विंडो है, डायलॉग बॉक्स है, ये मैंने आपको दिखाया था। जी जी। हाँ, तो इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, हर रूल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ ये बता दिया है कि यहाँ पर एडिशनल रूल्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ड्रॉप डाउन में है ना, उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक। ठीक है, लेकिन मकसद यही है कि आप सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, कोई रूल डिफाइन करते हैं कि, और उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग बताते हैं, तो फिर एक्सेल खुद जो है उन सिलेक्टेड रेंज के अंदर सर्च करता है कि उसने किस सेल में कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, जो भी आपने रूल बताया होगा उसके मुताबिक। ठीक है जी। अच्छा, तो ये था न्यू रूल। उसके बाद है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स पे अगर हम देखें तो पहली ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो अगर किसी जो है सेल रेंज पे आपने उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, तो उस सेल रेंज में जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की होगी वो वहां से खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह नीचे है इसके क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो हमारे सामने जो एक्टिव वर्कशीट है, मैं अगर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूं क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, तो इस वर्कशीट के अंदर तमाम सेल्स में से जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स अप्लाई हुई हुई हैं वो सब की सब खत्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो रूल्स खत्म हो जाएंगे, वो जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब जैसे मैं देखूं कि यहाँ पे, हाँ, जैसे ये है ना, ये अबव बिलो वाले उस पर लगे हुए हैं, तो मैं हालांकि इनको सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो मैं क्लियर रूल्स में आके क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से भी रूल्स क्लियर हो गए, सारी शीट पे से रूल्स जो है वो खत्म हो गए। अच्छा, और मैनेज रूल्स। अच्छा, मैनेज रूल्स क्या करता है कि मुझे ज़रा रूल्स अप्लाई करने दें, फिर इसके लिए ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ये कर लेते हैं, और यहाँ पे लेट्स से ये ले लेते हैं, इधर जो है कोई और रूल अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, ये तीन मैंने डिफरेंट जो है रूल्स अप्लाई करते हैं, तीन। और उसके बाद जब मैं मैनेज रूल्स में जाता हूँ तो मैनेज रूल्स मुझे बताता है कि करंट सिलेक्शन। अच्छा, मैंने आपको सिलेक्शन तो नहीं की हुई, तो इसलिए यहाँ पे कोई लिस्ट मुझे रूल्स की नजर नहीं आ रही, तो मैं ड्रॉप डाउन में जाके दिस वर्कशीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैंने दिस वर्कशीट सेलेक्ट किया तो तीन रूल्स आपने देखा कि मैंने तीन रूल्स अप्लाई किए हैं इस वर्कशीट के अंदर, तो वो तीनों रूल्स मेरे सामने आ गए हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ से किसी रूल को एडिट करना चाहता हूँ, या सिर्फ यही देखना चाहता हूँ कि इस वर्कशीट में कितने रूल्स लगे हुए हैं, तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, उनको चेंज करना चाहता हूँ, किसी रूल को डिलीट करना चाहता हूँ, या यहीं से न्यू रूल एक कोई क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहीं पे ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैंने कोई ऐसा रूल इस वर्कशीट में अप्लाई किया हो और उस सेल रेंज के अंदर कंडीशन ट्रू ना हो रही हो और उनके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई ही ना हो रही हो, तो अपरेंटली मुझे नजर ही नहीं आ रहा होगा कि यार कोई रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ मैनेज रूल्स के इस डायलॉग बॉक्स में आके वो रूल मुझे यहाँ नजर आ रहा होगा कि जी ये रूल आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि एक ही सेल रेंज के अंदर मल्टीपल रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ और इसके बाद एक रूल तो अप्लाई किया है ना, साथ ही अगर मैं आइकॉन सेट से भी कोई अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, हाँ ये देखिए, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने दो रूल्स अप्लाई कर दिए, एक कलर स्कीम वाला और एक आइकॉन्स वाला। इसके अलावा भी कोई रूल मैं इसी रेंज के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैनेज रूल्स में जाके मुझे दोनों रूल्स अलग अलग नजर आने चाहिए। हाँ, करंट सिलेक्शन अभी मैंने सेलेक्ट किया है ना, पीछे सेल रेंज सेलेक्ट की है, इसमें मुझे दोनों रूल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो मैं इनमें से किसी एक को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, या एडिट करना चाहता हूँ कोई भी इसमें उसको टाइप चेंज करना चाहता हूँ या आइकॉन चेंज करना चाहता हूँ, तो बाहर एडिट में जाके ये एडिट पे क्लिक किया तो उसके बाद यही वाली विंडो आ गई, यहाँ से मैं फर्दर जो है वो उसको चेंज कर सकता हूँ रूल को। ठीक है जी, तो मैनेज रूल से ये फायदा होता है, ये करंट सिलेक्शन के लिस्ट आ रही है। और अगर मैं दिस वर्कशीट सेलेक्ट करूंगा तो ये देखिए हमें पता है कि दिस वर्कशीट में हमने 4 रूल्स अप्लाई किए हैं। कॉलम एफ में 2 रूल्स हैं और कॉलम बी और डी में एक एक रूल अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें अप्लाइज टू का जो यहाँ पे वैल्यूज नजर आ रही हैं, तो ये F4 से F23 पहला आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये बता रहा है जी कि इन सेल्स के अंदर, इस सेल रेंज के अंदर ये वाला रूल अप्लाइड है।
ठीक है। सेकंड रूल जो है उसके लिए भी हमें रेंज नजर आ रही है, F4 से लेकर F23 तक के जो सेल्स हैं उसमें ये वाला रूल अप्लाई किया हुआ है। फिर नेक्स्ट भी आपको डी वाले जो है वो यहाँ पे सीरीज नजर आ रही है, D4 से लेकर D23 तक, और नेक्स्ट जो है वो बी वाला B4 से लेकर B23 तक डाटा बार का रूल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, रूल्स की जो है ना प्रेसिडेंस भी होती है, अगर आप चाहें तो इनको अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। इससे होता क्या है, होता ये है कि आप ये कह सकते हैं अगर आपने एक ही सेल के ऊपर मल्टीपल रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, आपने सेल रेंजेस दी हैं यहाँ पे, वो उसमें कोई एक सेल है जिसमें मल्टीपल रूल्स उस के अंदर फॉल कर रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये वाला रूल इस पर ट्रू हो जाए एक सेल के ऊपर, तो मजीद नीचे उसके जो रूल्स हैं उनके ऊपर उनको एग्जीक्यूट ना करो। तो स्टॉप इफ ट्रू का ये काम होता है। तो सिर्फ यही वाला फॉर्मेट ऊपर वाला अप्लाई होगा, नीचे वाले अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, हमारी जो डिस्कशन थी वो खत्म करते हैं और अब मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहरहाल कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने बेसिक्स सीख लिया जो कि कॉमनली यूज होती हैं। ठीक है, कॉमनली जो है वो यही दो मैंने यूज होते हुए देखी हैं, और ज्यादा से ज्यादा कलर का कोई यूज हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल रेफरेंसेस का। अच्छा, सेल रेफरेंसेस एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक न्यू शीट ले लेते हैं। हाँ, यहाँ। अच्छा, एक बड़ा बेसिक सा काम कर रहा हूँ मैं कि मैं टू का टेबल एस्टेब्लिश करूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, और ये मैं टाइप करूँ सारी वैल्यूज। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, 8 10 12 14। तो ये मैंने कॉलम ए में कुछ वैल्यूज लिखी, कॉलम बी में कुछ वैल्यूज लिखी, और कॉलम सी में उनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट लिखा मैंने। कॉरस्पॉन्डिंग ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और सी में उसका रिजल्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, अब बिलफर्ज यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ पे जो है वो 2 के बजाय 6 हो जाता है। अब जब मैंने इस 6 को चेंज किया तो यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा, 24 टाइप करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर अगर चेंज हुआ, लेट्स से ये 5 हो गया, तो अब मुझे यहाँ पर 30 खुद से टाइप करना पड़ेगा। तो एक्सेल हमें एक सहूलत देता है कि एक्सेल कहता है कि अच्छा भाई, ये जो तुम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो मैनुअली करो, ऐसा ना करो, मुझे रूल बता दो कि मल्टीप्लाई का क्या रूल है, फार्मूला बता दो, मल्टीप्लिकेशन में खुद ही कर दूंगा। ठीक है, तो एक्सेल क्या कहता है, एक्सेल कहता है कि और फार्मूला हमेशा इक्वल टू के साइन के साथ शुरू होता है। तो इक्वल टू का साइन और उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड के लिए एस्टेरिक का साइन होता है। कंप्यूटर साइंस में हर जगह पे ऐसे ही है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 1, एंटर, 2 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंटर, 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6। ठीक है, अच्छा, अब ये चूंकि बहुत छोटा सा नंबर है तो कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हमें पता है क्या वैल्यूज इसकी हैं। लेकिन अगर ये कुछ बड़े नंबर होते, थाउजेंड्स में नंबर होते, 100,000 में नंबर होते, ठीक है, तो फिर सेंस बनती थी कि मैं इक्वल टू लिख के और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन, उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एंटर करता, तो एक्सेल कैलकुलेटर के तौर पे काम करता और मुझे उसका रिजल्ट कॉलम सी में शो कर देता। ठीक है, वहां पे मुझे उसका एडवांटेज मिलता। लेकिन ये काम तो करेगा, लेकिन स्टिल एक्सेल हमें मजीद इसमें सहूलत प्रोवाइड करता है। वो कहता है भाई, आप ये जो टाइप कर रहे हैं कि पहले आपने ए कॉलम में नंबर दिया, फिर आपने बी कॉलम में नंबर दिया, और फिर आपने सी कॉलम में आके इक्वल टू के साइन के साथ ए कॉलम का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बी कॉलम की वैल्यू टाइप की और फिर एंटर किया। एक्सेल कहता नहीं, आप ऐसे भी ना करें, वो हमें मजीद इसमें सहूलत देता है। मजीद क्या सहूलत देता है, वो कहता है कि भाई इक्वल टू के बाद आप सेल का नेम या सेल का रेफरेंस, ठीक है, दोनों टर्म्स इक्वली गुड हैं। सेल का नेम, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ A1, ठीक है, जैसे मैंने A1 लिखा तो आपने देखा होगा A1 वाला सेल उसने हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन जो कि एस्टेरिस्क है, और उसके बाद B1 और फिर एंटर। अब देखिए क्या हुआ, मैंने A1 मल्टीप्लाइड बाय B1, या फॉर्मूला बार में देख सकते हैं क्या फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। तो अब एक्सेल ने A1 सेल की वैल्यू और B1 सेल की वैल्यू खुद से पिक की और उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू यहाँ सी में दिखा दी। ठीक है, अच्छा, अहमद और उसामा, तो अनम्यूट कीजिएगा। जी अच्छा, हाँ भाई। आपको ये सेल रेफरेंसेस का पहले से पता है, ये जो मैं अभी जी जी, मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लिकेशन वाला तो मुझे आता है पहले से। सेल रेफरेंस का पता है आपको? ये जो अब बता रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई वाला।
हाँ जी, जी ये मैंने किया हुआ है पहले। ये जो मैंने A1 मल्टीप्लाइड बाय B1 लिखा है, ये आपको पहले से पता है। जी, जी। और वो आप सामा सीरीज़ बना देंगे तो बहुत होता रहेगा मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि आप पार्टिसिपेंट में आप अकेले ही हैं, तो मुझे इतना मतलब छोटी-छोटी बातों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये थोड़ा-सा स्किप करना चाह रहा था। अच्छा, उसामा को भी पता है इसका? जी जी, सेल रेफरेंस का पता है और ये ऑटोमेटिक ड्रैग करके हो जाता है, आप ड्रैग करते रहेंगे मल्टीप्लाई करते रहेगा। लो यार, आपको तो बहुत कुछ पता है, मुझे उल्टा मुझे आपसे सीखना चाहिए। बेसिक पता है मुझे इमरान भाई। अच्छा, छा गए। अच्छा, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, तो मैं फिर थोड़ा-सा स्किप करता हूँ बेसिक से और थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल के बेसिक पे आता हूँ कि यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाय B1, तो इससे एक्सेल को पता चल गया है कि मैं इस सेल के जो एडजेसेंट लेफ्ट साइड पे दो सेल्स हैं, उनको मल्टीप्लाई का रिजल्ट यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ 4 एंटर, और इसके साथ एक वैल्यू लिखता हूँ लेट्स से 14 एंटर। ठीक है? तो अब मैं अगर यहाँ से इसको कॉपी करूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो एक्सेल ने क्या किया? एक्सेल ने ये किया कि जब मैंने कॉपी किया था ना उसको, सेल को, तो एक्सेल ने ये देखा कि वहां पर मल्टीप्लिकेशन है लेफ्ट साइड वाले एडजेसेंट सेल्स की। ठीक, तो जब मैंने जाके जहां जिस सेल में पेस्ट किया, वहां पर एक्सेल ने जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने ये किया कि उस सेल में जहां जाके मैंने पेस्ट किया है, अंदर जो A1 और B1 पहले लिखे हुए थे ना, उसको उसने F7 और G7 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने H7 में जाके इसको पेस्ट किया था फॉर्मूला को। तो एक्सेल ने उसके लेफ्ट साइड पे जो एडजेसेंट दो सेल्स थे, उनके एड्रेसेस फॉर्मूला में रिप्लेस करके डाल दिए। अब वो A1 B1 नहीं है यहाँ पे, कॉपी पेस्ट जो मैंने किया, तो एक्सेल ने उस A1 B1 को F7 और G7 बना दिया, यानी लेफ्ट साइड पे जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं, उनके एड्रेसेस उसके अंदर डाल दिए। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट ने ये काम किया। तो एक्सेल ऐसे ही करता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाता हूँ, इज इक्वल टू सम, और पैरेंथेसिस में जाके और यहाँ से ये सारे मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली और इसको क्लोज करके एंटर कर रहा हूँ। ये देखिए A1 कॉलन A7, यानी A1 कॉलन A7 से मतलब ये है कि A1 से लेकर A7 तक तमाम सेल्स, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो इन सबका सम आ गया यहाँ पे। ठीक, तो अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या कर रहा है कि इस ये बता रहा है कि जी इस सेल से ऊपर के जो 7 सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, उनका सम चाहिए। तो जब मैं यहाँ से इस सेल को, अगर मैं अभी देखिए सेल सेलेक्ट किया ना, यहाँ मैंने कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी क्लिपबोर्ड में ले गया मैं, और यहाँ पे लाके साथ वाले सेल मैंने इसको पेस्ट किया। तो क्या हुआ? एक्सेल जब यहां से कॉपी करके फॉर्मूला इधर लेकर आया इस सेल में, तो एक्सेल ने चेंज ये किया कि इस सेल के ऊपर वाले 7 सेल्स को सम में शामिल कर लिया। तो आप देखें फॉर्मूला बार में आपको नजर आ रहा है, B1 से B7 तक का सम ले लो। ठीक है, तो एक्सेल ने ये चेंज किया। यहां तक समझा आपके अहमद उसामा? यहां तक क्लियर है? जी, जी, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहां से कॉपी करूं और कहीं भी जाके पेस्ट कर दूं, लेट्स से यहां पे जाके पेस्ट कर दूं, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ उसने J6 से J12 तक, अगर आप फार्मूला बार में देखें तो J6 से J12, यानी कि जिस सेल में मैंने पेस्ट किया उससे ऊपर वाले 7 सेल्स को उसने सम के फार्मूला में शामिल कर लिया। अच्छा, अब चूंकि वैल्यूज नहीं है उन सेल्स में, तो इसलिए जहां पे वैल्यू नहीं होती उसको जीरो कंसिडर किया जाता है कैलकुलेशंस के अंदर, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर, इसलिए सम जो है वो जीरो आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी अगर कोई वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया, तो देखिए 11 नीचे हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये जो हमने फिर फॉर्मूला बनाया था, इसमें A1 और B1 जो लिखा हुआ है, ये असल में इसको हम रिलेटिव रेफरेंस भी कहते हैं। फॉर्मूला में अगर A1 और B1 या कोई भी सेल का नेम लिखा हुआ है इस तरीके से, इस फॉर्मेट में, तो इसको हम रिलेटिव सेल रेफरेंस भी कहते हैं। A1 इस वक्त जो यहाँ लिखा है वो रिलेटिव सेल रेफरेंस है। क्यों रिलेटिव क्यों है? क्योंकि ये करंट सेल के लेफ्ट साइड पे सेकंड पोजीशन पे है। तो जब हम कॉपी करते हैं इस फार्मूला को, तो A1 की जगह पे जहां जाके मैं पेस्ट करूंगा, वहां पर लेफ्ट साइड पे जो सेकंड पोजीशन पे सेल होगा उसका एड्रेस आ जाएगा, रिलेटिव एड्रेस आ जाएगा, रिलेटिव रेफरेंस आ जाएगा।
इसीलिए ये A1 यहाँ इस जगह पे इसको रिलेटिव रेफरेंस भी कहा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं ये चाहूं कि, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करते हैं, इसको करता हूँ मैं, लेट्स से यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है, तो 8 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो B1 और C1 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। देखिए B1 और C1 की मल्टीप्लिकेशन आ गई, यानी कि इसके लेफ्ट साइड पे जो 2 सेल्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई, ठीक है, 32 हो गया। तो अगर मैं ये चाहूँ कि भाई इधर जब मैं पेस्ट करूँ तो C1 तो ठीक है, लेकिन ये जो A1 जो B1 बन गया ये ना बने, ये A1 ही रहे, ठीक है। मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप ये देखें कि हर जगह पे ये B2 B3 C3 बन गया, यहाँ पर B4 C4 बन गया, यहाँ पर B5 C5 बन गया, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो A कॉलम वाला जो सेल रेफरेंस था वो A वाला ही रहे, अलबत्ता जो B ने C में कन्वर्ट हुआ है, B से जो C में कन्वर्ट हुआ है वो कन्वर्जन हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए मुझे ये करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं खैर इसको खत्म करूंगा, डिलीट कर दूंगा फॉर्मूला यहाँ से सब सारे सेल से, और इस सोर्स फार्मूला में चेंज करूंगा। फार्मूला बार में जाके अगर मैं इस A से पहले एक लगा दूं डॉलर साइन, ठीक है, यानी A से पहले मैंने डॉलर साइन लगा दिया, ये एक तरह से मैंने एक फौजी बिठा दिया, एक सिपाही बिठा दिया। अब वो इस A को पकड़ के रखेगा, इस A को चेंज नहीं होने देगा। मैं जब भी इस फार्मूला को कहीं जाके कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये जो A है ना, ये A ही रहेगा, एंटर, ठीक है। वैल्यू तो बहरहाल वो 80 है, A1 और B1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अब मैं अगर यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करूँ, कंट्रोल C करके कॉपी किया और इस सेल में कर दिया कंट्रोल V से पेस्ट। अब देखें फार्मूला बार में यहाँ पे D1 में क्या वैल्यू आई हमारे पास, D1 में क्या फार्मूला बना है, तो आपको यहाँ पे A1 यानी कि डॉलर A1 मल्टीप्लाइड बाय C1, इस मरतबा ये B1 नहीं बना, A1 जो था ना वो A1 ही रहा, B1 नहीं बना। क्यों? क्योंकि A के साथ मैंने डॉलर साइन शामिल कर दिया था, जिसकी वजह से अब A जो है वो स्टैटिक हो गया है, उसको लॉक कर दिया गया, अब वो चेंज नहीं होगा। मैं इस फॉर्मूला को जब भी कॉपी करके किसी भी सेल में जाके पेस्ट करूंगा तो A अपनी जगह पे स्टैटिक रहेगा, अलबत्ता जो A के साथ 1 है वो चेंज होगा। कैसे? देखें, मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद लेट्स से मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो देखें क्या हुआ। फॉर्मूला बार में चेक करें, A4 मल्टीप्लाइड बाय C4, अब C4 तो आपको समझ आ गया होगा कैसे है, ठीक है, लेकिन A4 ये 4 चेंज हो गया, A चेंज नहीं हुआ, ठीक। 4 क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने जो लॉक किया था, डॉलर साइन लगाया था, वो A के साथ लगाया था, 4 के साथ नहीं लगाया था, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? जी ठीक है कुरान भाई, ठीक हो गया, अनम्यूटेड रहने बेशक, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर ये चाहता हूं कि यार जब मैं कॉपी कर रहा हूं तो ये जो A1 है ना, ये A1 ही रहे, मैं जहां मर्जी जाके इसे कॉपी पेस्ट करूं ये A1 चेंज ना हो, ठीक है, ये A1 ही रहे। तो उसके लिए मैं ये जो सोर्स मेरे पास था, पहले तो खैर यहां से खत्म करता हूं ताकि मैं यहाँ पे वापस लाके पेस्ट कर सकूं। अच्छा, इस 1 के साथ भी एक डॉलर लगा रहा हूं, ये डॉलर A डॉलर 1, यार ये इंटरनेट मेरा बहुत तंग कर रहा है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, जी सारी स्क्रीन आपको मेरी? जी आ रही, ठीक है। अच्छा जी, तो शीट का हाँ ये तो मैं बता रहा था कि मैंने A1 में A के साथ भी डॉलर साइन लिख दिया और 1 के साथ भी डॉलर साइन लगा दिया, यानी दोनों के साथ सिपाही बिठा दिया, वही इन्होंने अब चेंज नहीं होना। अब मैं जब भी फॉर्मूला का कॉपी पेस्ट करूंगा कहीं भी जाके तो A1 ही रहेगा, अलबत्ता ये जो B1 है फॉर्मूला में ये रिलेटिव वैल्यू है और ये चेंज होगी। ये जब भी मैं कहीं जाके कॉपी पेस्ट करूंगा इस फार्मूला को तो B1 चूंकि यहाँ C1 का रिलेटिव है और वो उसके लेफ्ट साइड पे साथ वाला एडजेसेंट सेल है, तो वो जब जहां भी जाके मैं इस फार्मूला को पेस्ट करूंगा तो इस B1 की जगह पे
जहां पेस्ट कर रहा हूँ उसके साथ लेफ्ट साइड वाले सेल का रेफरेंस आ जाएगा वहां पे। अलबत्ता ये जो A1 है जिनके साथ मैंने डॉलर लगा दिए हैं ये चेंज नहीं होगा, ये A1 ही रहेगा, इसका A रहेगा और 1 1 रहेगा क्योंकि मैंने दोनों के साथ डॉलर साइन लगा दिया। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ पे एंटर करा हूँ। ठीक है, ये A1 और B1 का मल्टीप्लिकेशन तो रिजल्ट तो वैसे का वैसे ही यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो डॉलर साइन का कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन अब मैं जब इसे कॉपी कर रहा हूँ, मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ इस सेल में आके D4 में आके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, D4 में मैं जैसे ही आया पेस्ट किया तो पिछली मरतबा जब A1 के 1 में डॉलर साइन मैंने नहीं लगाया था तो 1 जो है वो 4 बन गया था, A4 बन गया था। इस मरतबा जब मैंने पेस्ट किया है तो अब आप फॉर्मूला बार में देखें तो ये $A $1 ये स्टैटिक हो गया। $A की जो है डॉलर की वजह से A चेंज नहीं हुआ, A ही रहा, और $1 डॉलर की वजह से 1 ही रहा। तो A1 सेल की को मल्टीप्लाई किया जा रहा है C4 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इक्वल टू 48। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी? ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, तो सेल रेफरेंसेस का मेरा ख्याल है आज डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं, और कल जो है इसके ऊपर मेरा ख्याल है कुछ एग्जांपल्स में एक दो मेरे पास हैं, वो मैं आपके सामने कुछ एक दो कल एग्जांपल्स रख दूंगा, और मजीद आगे हम कुछ फार्मूलाज की तरफ एक्सप्लोर करेंगे, फंक्शंस के ऊपर कुछ बात करेंगे, जो फंक्शंस डिफरेंट, अभी हमने सिर्फ सम का फंक्शन देखा ना, तो अब कुछ और फंक्शंस को भी देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, कल का टाइम क्या होगा यार, अभी पार्टिसिपेंट्स नहीं है तो इसलिए ज़रा मुश्किल है अभी डिसाइड करना। तो ऐसा करते हैं कि कल हम क्लास नहीं करते, लेकिन कल हम 7:15 बजे मिलेंगे और सिर्फ टाइम डिसाइड कर लेंगे, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट डे जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। कल 7:15 जूम पे। हाँ, जूम पे मिलेंगे 7:15 बजे, चलिए ठीक है, और टाइम डिसाइड करेंगे सबके साथ मशवरा करके कि रमज़ान में हमने क्या टाइमिंग रखनी है। ठीक है, ठीक है, और अगर क्लास करने का मूड होगा तो थोड़ी सी क्लास भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।